बच्चों, आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विलेन का, सॉल्यूशन का। मीन्स हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था विलेन या फिर सॉल्यूशन। तो उसका जो अगला टॉपिक है वो है सोल्यूबिलिटी, मीन्स जिसको हम बोलते हैं विलेयता। ये हो गया विलेयता, जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी, विलेयता या सोल्यूबिलिटी की अगर हम बात करें, विलेयता क्या होती है या सोल्यूबिलिटी क्या होती है। सपोज हमने क्या किया, एक गिलास में पानी ले लिया। गिलास पानी हमने लिया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, चीनी ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं। इसको हम बोल देते हैं, बुक्स में आपको शक्कर लिखा हुआ मिलेगा उसके लिए, मतलब शुगर बोल दो या शक्कर बोल दो, एक ही बात है। तो मीन्स हमने क्या किया, ये मीन्स कोई भी कंटेनर हमने ले लिया जिसपे हम पानी ले रहे हैं। ये हमने पानी ले लिया, हमने सपोज ये लिया 100 ml वाटर लिया। अब ये 100 ml वाटर में हम क्या कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं। शुगर हमने यहाँ पे ऐड किया, थोड़ा थोड़ा ऐड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक बाल्टी भर के इसमें डाल दिया। धीरे धीरे पहले 1 ग्राम धीरे धीरे ऐड करते चले जा रहे हैं, शुगर ऐड करते चले जा रहे हैं और उसको स्टेयर कर रहे हैं, मिला रहे हैं, घोल रहे हैं। तो थोड़ी सी ऐड करेंगे वो घुल जाएगा, थोड़ी सी और ऐड करेंगे वो घुल जाएगा। मतलब हम ऐड करते चले जाएंगे, घोलते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे, घोलते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम ऐड करते चले जाएंगे और वो सदा की सदा मीन्स ऑलवेज वो उसमें घुलती चली जाएगी शुगर। एक स्टेज आएगी, एक अवस्था आएगी जिसके बाद और अधिक अगर शुगर हम इसमें ऐड करेंगे तो वो इसमें डिज़ोल्व नहीं होगा, वो इसमें नहीं घुलेगा। मतलब अगर हमें ये जो हमने जल लिया था इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज सोलवेंट। वो क्या हो गया, सोलवेंट हो गया। मीन्स जिसको हम बोलते हैं विलायक। हमने यहाँ पे क्या लिया, विलायक लिया। अब विलायक में विलेय हम ऐड कर रहे हैं, ये हमारा है विलेय। तो जब विलायक में विलेय को ऐड हम करते चले जाएंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा, वो घुलता चला जाएगा, घुलता चला जाएगा। लेकिन एक समय के बाद उसमें और अधिक विलेय जो है विलायक में नहीं घुलेगा। तो किसी भी दिए हुए मीन्स विलायक की दी हुई मात्रा में, जैसे यहाँ पे 100 ml है, मीन्स विलायक की दी हुई मात्रा में जो अधिकतम विलेय का अमाउंट, विलेय की मात्रा घुलेगी, उसी को हम उसकी क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं, सोल्यूबिलिटी कहते हैं। मतलब जो ज़्यादा, जो मैक्सिमम अमाउंट, जो अधिकतम अमाउंट दिए हुए विलायक में, मतलब सपोज हमें 1 गिलास या 1 बाल्टी जितना भी विलायक दिया हुआ है, उस दिए हुए विलायक में जितना अधिकतम विलेय, मतलब जैसे शुगर यहाँ हमने लिया है, वो घुल जाएगा, वो उसकी क्या होगी, विलेयता होगी। हमने मान लिया कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 जो ml वाटर है, 100 ml जल जो है, उसमें अधिकतम 10 ग्राम शुगर उसमें घुल सकती है, 10 ग्राम विलेय घुल सकता है। तो मतलब 10 से अगर 11 ग्राम डालेंगे तो 10 ग्राम इसमें घुल जाएगा और 1 ग्राम क्या होगा इसमें, वो नहीं घुलेगा, वो यहाँ पे इसकी सतह पे ऐसे ही रहेगा। तो जो अधिकतम अमाउंट है विलायक के दिए हुए अमाउंट में, जो दी हुई मात्रा में विलेय का जो अधिकतम मात्रा जो उसमें डिज़ोल्व होती है, घुलती है, उसी को हम उसकी क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं, सोल्यूबिलिटी कहते हैं। तो इसके लिए आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, किसी अवयव की विलेयता, किसी अवयव की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक मीन्स ये जल जैसे यहाँ पे हो गया, विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है, घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। मतलब जो विलेय की अधिकतम मात्रा दिए हुए विलायक की मात्रा में घुलेगी, उसी को हम उसका क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं।
जैसे हमने यहाँ पे लिया कि हम जल में शुगर को घोल रहे हैं। भाई कोई भी विलेय हमें गिवन है, सोल्यूट हमें गिवन है, वो सॉल्वेंट में घुलेगा या नहीं घुलेगा, वो कई सारे मीन्स पैरामीटर्स पे, फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। कई सारे चीज़ें होती हैं जो इसको अफेक्ट करती हैं, जैसे क्या विलेय व विलायक की विलेय तथा विलायक की प्रवृत्ति, इनकी प्रवृत्ति किस तरह की है। मीन्स अगर हम विलेय चेंज कर देंगे या विलायक चेंज कर देंगे तो उससे भी जो होगी विलेयता क्या होगी, बदल जाएगी। इनकी प्रवृत्ति पे जो विलेयता है वो निर्भर करती है, सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है। और दूसरा और भी दो बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, एक हो गया दाब और एक हो गया ताप, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर। ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं जिस पे विलेयता निर्भर करेगी। अगर हम दाब और ताप को चेंज कर देंगे तो विलेयता चेंज हो जाएगी। अब हम एक एक करके, मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम जो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, वो 3 तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। 3 तरह के सॉल्यूशंस को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 टाइप हैं वो ले लेते हैं, उसको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको कौन कौन से होते हैं। पहला हो गया ठोस का द्रव में विलयन, ठोस को द्रव में मिला रहे हैं। दूसरा हो गया द्रव का द्रव में विलयन, ये आपको पूरा लिखना है। तीसरा हो गया गैस का द्रव में विलयन, मतलब ठोस को द्रव में मिलाते हैं, द्रव को द्रव में मिलाते हैं और गैस को द्रव में मिलाते हैं। 3 तरह के हमें यहाँ पे विलयन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वैसे तो 9 तरह के होते हैं लेकिन हम पढ़ेंगे इन्हीं को। और ये सारे क्या हैं, ये द्रव विलयन हैं, मतलब जो फाइनल इनकी अवस्था होगी वो क्या होगी, ये द्रव अवस्था में पाए जाएंगे। ये है द्रव या द्रव्य विलयन भी जिसको हम बोल देते हैं, द्रव्य विलयन। तो द्रव्य विलयन हम पढ़ने वाले हैं और द्रव्य विलयन के 3 प्रकार होते हैं। हो गया, पहला हो गया ठोस का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन और गैस का द्रव में विलयन। तो एक एक करके हम इसको लेंगे, एक एक करके सारों को हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लेते हैं, सबसे पहले जो हम लेंगे वो लेंगे ठोसों की द्रव में विलयता या ठोसों का द्रव में विलयन। तो ये हो गया ठोसों की द्रव में विलयता, ठोस की जो है ठोसों की द्रव में विलयता। भाई ऐसा नहीं है कि कोई भी ठोस हमने लिया और मीन्स ठोस जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, विलेय होगा, और जो द्रव होगा उसको हम यहाँ पे बोलेंगे विलायक। तो विलायक क्या हो गया, द्रव हो गया, ठोस क्या हो गया, विलेय हो गया। ऐसा क्यों है, क्योंकि फाइनल अवस्था क्या है इसकी, वो द्रव है। फाइनली सोल्यूशन जो है, विलयन जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो और मैंने पहले ही बताया था विलायक और विलयन की जो अवस्था होगी वो सेम होगी, भौतिक अवस्था दोनों की सेम होती है, इसलिए द्रव जो होगा वो विलायक होगा और ठोस जो होगा वो विलेय होगा। तो जैसे हम लेते हैं, हमने ले लिया शुगर, हम ले लेते हैं शुगर को या फिर नमक को पानी में अगर हम घोलते हैं तो शुगर और नमक जो होगी पानी में आसानी से घुल जाती है। मीन्स शुगर इसको शर्करा या शक्कर भी बोलते हैं। तो शुगर जो होगी
और दूसरा क्या हो गया, नमक हो गया। ये दोनों जो हैं जल में घुलनशील होते हैं। जबकि अगर हम लेते हैं बेंजीन, बेंजीन एज ए सोलवेंट अगर हम लेंगे तो बेंजीन ये हमने ले लिया सोलवेंट की तरह, मीन्स ये क्या हो गया, हमारा विलायक हो गया। बेंजीन में अगर हम शक्कर को और नमक को घोलते हैं तो ये इसमें नहीं घुलेंगे, मीन्स शक्कर और नमक बेंजीन में विलय नहीं होती हैं, ये इसमें अविलय होती हैं। जबकि अगर हम लेते हैं नेफ्थलीन और एंथ्रासीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन अगर हम लेंगे तो नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जो होंगे वो बेंजीन में घुलनशील होते हैं, जबकि ये जल में घुलनशील नहीं होते। मतलब जो इस बेंजीन में घुलनशील है वो जल में घुलनशील नहीं है, और जो जल में घुलनशील है वो बेंजीन में घुलनशील नहीं है। तो वो विलेय और विलायक की प्रवृत्ति पे डिपेंड करेगा कि वो आपस में घुलनशील होंगे या फिर नहीं होंगे। तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे विलेय सभी विलायक में घुलनशील होंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखा शक्कर जल में घुलनशील है, नमक भी जल में घुलनशील है, और नेफ्थलीन और एंथ्रासीन जो है वो बेंजीन में घुलनशील है, जबकि वो जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो सभी पदार्थ जो है सभी विलेय सभी विलायकों में घुलनशील नहीं होंगे। अब अगर हम देखेंगे कोई जनरल एक कंसेप्ट हो सकता है, एक जनरलाइज तरीके से हम कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में, कब कौन सा विलेय किस विलायक में घुलनशील होगा। जो ध्रुवीय विलेय होंगे वो ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होंगे। ध्रुवीय जो विलेय होंगे, ध्रुवीय विलेय और ध्रुवीय विलायक जो होंगे वो क्या होंगे, ये रहेंगे सदा घुलनशील। मतलब सोल्यूबल होंगे ये। ध्रुवीय में घुलनशील होंगे, जबकि अध्रुवीय विलेय जो होंगे वो अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होंगे। जबकि अगर हम लेते हैं ध्रुवीय विलेय ले लें और अध्रुवीय विलायक ले लें तो वो एक दूसरे में घुलनशील नहीं होते हैं। जैसे कि हमने लिया जल क्या है, ध्रुवीय है, और नेफ्थलीन और एंथ्रासीन क्या है, अध्रुवीय हैं। तो जल और नेफ्थलीन और एंथ्रासीन एक दूसरे में घुलनशील नहीं है। जबकि नमक और शुगर जो हैं वो ध्रुवीय हैं और जल भी ध्रुवीय है, तो एक दूसरे में घुलनशील हैं। इसी तरह से जो ये हमने लिया था बेंजीन, ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो बेंजीन नेफ्थलीन और एंथ्रासीन में घुलनशील है, क्योंकि ये दोनों क्या है, अध्रुवीय हैं। जबकि जो नमक है वो भी क्या है, ध्रुवीय है, और जल भी क्या है, वो भी ध्रुवीय है। तो ये दो एक दूसरे में घुलनशील है। तो ध्रुवीय में घुलनशील होगा, अध्रुवीय में घुलनशील होगा। तो इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं एक जनरल कंसेप्ट रहता है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब जो जैसा होगा वो वैसे में घुल जाएगा। मीन्स जिसकी प्रवृत्ति जिस तरह की होगी वो उसी तरह के समान को घोलता है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मीन्स समान में जिस जो अध्रुवीय है वो अध्रुवीय में, जो ध्रुवीय होगा वो ध्रुवीय में घुलनशील होगा। तो लाइक डिसॉल्व लाइक का यहाँ पे कंसेप्ट चलता है। आगे अगर हम देखें कि ये जो
विलेय हैं वो विलायक में किस तरह से घुलते हैं। एक होता है, एक प्रोसेस होता है विलीनीकरण। विलीनीकरण क्या होता है, या जिसको हम बोलते हैं घुलना भी बोल देते हैं। एक हो गया विलीनीकरण और दूसरा होता है क्रिस्टलीकरण। विलीनीकरण हो गया और दूसरा क्या हो गया, क्रिस्टलीकरण। मीन्स दिस इज क्रिस्टलाइजेशन एंड दिस इज डिसोल्यूशन। ये डिसोल्व हो गया और ये क्या हो गया, क्रिस्टलाइज हो गया, अलग हो गया। विलीनीकरण क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, जब हमने ये लिया, जल लिया, यहाँ पे जल में हमने क्या किया, नमक ऐड किया या फिर शुगर ऐड किया। नमक जब हम ऐड करेंगे, यहाँ पे नमक हमने डाला तो नमक क्या होगा, इसमें घुलने लगेगा। उसी को हम क्या बोल देते हैं, विलीनीकरण बोल देते हैं। मतलब जैसे क्या इसमें डालेंगे तो नमक क्या होगा, जो ठोस है वो द्रव में जाने लगेगा। उस जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विलीनीकरण कहते हैं, घुलना कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको डिसोल्यूशन कह देते हैं। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं, जब एक ठोस विलेय द्रव विलायक में डाला जाता है तो यह उसमें घुलने लगता है। मतलब जब एक ठोस विलेय द्रव विलायक में डाला जाता है तो वह उसमें घुलने लगता है, और यह प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है, विलीनीकरण। मतलब इस घुलने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या बोलते हैं, विलीनीकरण। ऐसा नहीं है कि केवल विलीनीकरण होगा, दूसरा एक प्रोसेस भी होता है कि जो इसमें नमक घुला हुआ है अंदर, वो क्या होगी, यहाँ पे जब हमने नमक डाला है उसकी सतह पे जाके इसके साथ सॉलिड में परिवर्तित हो जाएगी, ठोस में परिवर्तित हो जाती है। मतलब जो ठोस है वो क्या है, द्रव में जा रहा है, और जो द्रव में है वो किस में आ रहा है, ठोस अवस्था में आ रहा है। तो द्रव में से ठोस अवस्था में आने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, विलयन में से कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ संगठन कर विलेय के कण ठोस विलेय के कणों से, मीन्स विलयन में से कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ संगठन कर विलयन से अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण बोलते हैं। तो एक हो गया डिसोल्यूशन मीन्स विलीनीकरण, और एक हो गया क्रिस्टलीकरण। तो ये दोनों प्रोसेस क्या होंगी, एक साथ होंगी। जब शुरू में हम नमक डालते हैं तो घुलने का जो प्रक्रिया होती है उसका गति ज़्यादा होती है और क्रिस्टलीकरण की गति कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे नमक डालते जाएंगे वो घुलता जाएगा, इसमें नमक की सांद्रता जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। और एक अवस्था आती है जब विलीनीकरण और क्रिस्टलीकरण की जो गति है दोनों की समान हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं कि एक इक्विलिब्रियम आ गया। दो मतलब जो घुलने की गति है और मतलब ठोस से द्रव में जाने की गति और द्रव से ठोस में आने की गति दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। तो जितना ठोस द्रव में जा रहा है उतना ही ठोस जो है द्रव से फिर से ठोस में परिवर्तित हो रहा है। तो दोनों दोनों प्रक्रियाएं हैं उनकी गति समान हो गई। तो इसको हम बोलते हैं कि गतिक साम्य यहाँ पे आ गया है। गतिक साम्य एंस डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ गया है, गतिक साम्य हमें यहाँ पे प्राप्त हो गया। डायनेमिक इक्विलिब्रियम या गतिक साम्य क्या होता है कि प्रोसेस तो हो रहा है, मतलब प्रक्रिया तो हो रही है, मतलब घुल भी रहा है और ठोस में भी परिवर्तित हो रहा है, लेकिन
कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, जितना घुल रहा है उतना ही ठोस में परिवर्तित हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, गतिक साम्य बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो जब अधिकतम अमाउंट जो है उसका घुल चुका होगा तो उसके बाद फर्दर विलेय का अमाउंट उसमें नहीं घुलेगा। मतलब प्रोसेस क्या हो रहा है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि विलेय जो है, विलेय प्लस विलायक जो होगा वो एक साथ घुलेंगे और क्या करेंगे, विलयन का निर्माण करेंगे। और ये जो है एक गतिक साम्य समीकरण है। गतिक साम्य की समीकरण को बताती है हमें। और गतिक साम्य जो समीकरण होती हैं उनके लिए ला सातेलिय नियम जो है वो अप्लाई होता है, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। आपने क्लास क्या 11th में पढ़ा होगा। ला सातेलिय प्रिंसिपल इसमें हम अप्लाई करेंगे कि ताप और दाब का अगर हमें इफ़ेक्ट पता करना है कि ताप बढ़ाने से या दाब बढ़ाने से जो घुलनशीलता है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके लिए हम ला सातेलिय प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। दो जो है शब्द हम यहाँ पे टर्म्स और यूज़ करते हैं। एक होता है संतृप्त विलयन और एक हो गया असंतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है। जैसे हमने क्या किया, मैंने माना कि 100 ग्राम हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 100 ml हमने H2O जल लिया, उसमें हम क्या कर रहे हैं, नमक घोल रहे हैं, NaCl नमक घोल रहे हैं। हम मान रहे हैं कि जो अधिकतम जो विलेयता है इसकी, वो विलेयता क्या है, वो 10 ग्राम है। मतलब अधिकतम NaCl के 100 ml वाटर में जो NaCl कितना घुल सकता है, 10 ग्राम घुल सकता है। पहले हमने क्या किया, उसमें 1 ग्राम NaCl डाला, तो वो क्या होगा, सारा घुल जाएगा क्योंकि उसकी विलेयता कितनी है, 10 ग्राम है। फिर हमने 1 ग्राम डाला तो टोटल कितना हो गया, 2 ग्राम, वो भी घुल जाएगा। फिर हमने 1 ग्राम डाला, फिर 3 ग्राम हो गया, ऐसे डालते चले गए। ये क्या हो गया, इसमें हमने सपोज 10 ग्राम NaCl ऐड कर दिया। 10 ग्राम ही घुल सकता है, तो मतलब और अधिक NaCl यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो वो अब यहाँ पे नहीं घुलेगा। तो ऐसे विलयन जिसमें और अधिक विलेय को डालने पे वो अगर अघुलनशील है, वो नहीं घुल रहा है, तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इसको हम बोलते हैं। दिस इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन्स संतृप्त। उसकी जो तृप्ति है, वो भूख है, वो खत्म हो चुकी है, वो और अधिक विलेय को अपने आप में नहीं घोल सकता। तो इसमें आप लिख सकते हैं संतृप्त विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जिसमें दिए गए ताप व दाब पर, वे विलयन जिसमें दिए गए ताप व दाब पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता, और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता, उसे हम क्या कहेंगे, वे संतृप्त विलयन कहलाते हैं। वे संतृप्त विलयन कहलाते हैं। असंतृप्त विलयन उसका क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अगर हम दिए गए ताप व दाब पर उसमें वो विलेय ऐड करेंगे तो वो और उसमें क्या होगा, घुल जाएगा। मतलब उसकी वो संतृप्त नहीं हुआ है, उसकी तृप्ति खत्म नहीं हुई है। तो उसमें लिख लीजिए, वे विलयन जिसमें उसी ताप और दाब पर, वे विलयन जिसमें उसी ताप और दाब पर और अधिक विलेय घोला जा सकता है, और अधिक विलेय घोला जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। तो 2 प्रकार के विलयन हो गए, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त मतलब जिसमें और अधिक विलेय ना घोला जा सके, और अधिक सोल्यूट उसमें हम डिसॉल्व नहीं कर सकते, घोल नहीं सकते। और जो असंतृप्त होगा उसमें और अधिक विलयन जो है वो घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अब आगे आते हैं कि किस तरह से
जो ताप और दाब मैं आपको बताया था कि ताप परिवर्तन करने से और दाब का परिवर्तन करने से, टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करने से जो विलेयता है वो परिवर्तित हो जाती है। तो पहले हम देखते हैं ताप का प्रभाव, ताप का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का परिवर्तन का क्या इफेक्ट होगा। अब हमने देखा था, मैंने अभी बताया था कि जो यहाँ पे घुलने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें वो इस समीकरण से विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक घुल के क्या देगा हमें? विलयन देगा। ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ला सातले नियम से इसको हम बताते हैं। ला सातले नियम आप तुमने पढ़ा होगा। उसमें जो प्रक्रिया है वो ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, उससे निर्धारित होगा कि यहाँ पे ताप बढ़ाने पे विलेयता बढ़ेगी या घटेगी। डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज जो होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन, डेल्टा एच आर मतलब डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी चेंज जो है अगर वो पॉजिटिव है या फिर एंथैल्पी चेंज जो है वो निगेटिव है। यहाँ पे क्या हो रही है? ऊष्मा जो रिएक्शन है उसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा और यहाँ पे क्या होगा? ऊष्मा ये छोड़ देगी, मतलब एनर्जी यहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो ये दो तरह की प्रोसेस होती हैं, ऊष्माशोषी ये हो गई ऊष्माशोषी प्रोसेस, और दूसरी हो गई मेंस, इसको हम बोल सकते हैं एंडोथर्मिक। दिस इज एंडोथर्मिक। और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक, मीन्स ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा का क्या होगा? ये त्याग करेगा, ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी प्रोसेस, मतलब ऊष्मा का त्याग हो रहा है और इसमें एक ऊष्मा वो क्या हो रहा है? ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है ये। तो जो पहला केस अगर हम लेते हैं तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक जो प्रक्रियाएं होंगी उसमें अगर हम ताप बढ़ाते हैं, मतलब ऊष्माशोषी क्या हो गया? वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके, ऊष्मा को का शोषण करके जो है प्रोसेस हो रहा है। तो भाई हम दौड़ रहे हैं तो हमें क्या है? एनर्जी की ज़रूरत है। तो हमें एनर्जी अगर मिल जाएगी कहीं से, हमने जैसे मीन्स एनर्जी ड्रिंक पी लिया तो उससे क्या होगा? हमें एनर्जी मिल जाएगी। एनर्जी ड्रिंक से एनर्जी मिल गई तो हम और दौड़ सकते हैं। भाई अगर एनर्जी हमारी ख़त्म हो गई, एनर्जी हमारे पास नहीं है तो हम दौड़ नहीं पाएंगे। हमें एनर्जी मिल गई कहीं से एनर्जी ड्रिंक पी के तो हम और दौड़ सकते हैं। तो ऐसे ही ये है, अगर ऊष्माशोषी प्रोसेस है, ऊष्माशोषी अगर मीन्स प्रक्रिया होगी तो उसको अगर हम ऊष्मा देंगे, मतलब ताप बढ़ाएंगे। ताप क्या होता है? ऊष्मा ही होती है, एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ऊष्मा एनर्जी होती है, ऊष्मा होती है, तापीय ऊष्मा होती है। तो जैसे जैसे यहाँ हम ताप बढ़ाते हैं ऊष्माशोषी प्रोसेस में, तो जो होगी विलेयता वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें आप लिख सकते हो ऊष्माशोषी प्रक्रिया में ताप बढ़ाने पर, ऊष्माशोषी प्रक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है, जबकि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ताप बढ़ाने पे क्या होगा? विलेयता, जबकि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया में ताप बढ़ाने पर विलेयता घटती है। मतलब ऊष्माशोषी जो प्रक्रिया होगी उसमें ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी विलेयता और ऊष्माक्षेपी में क्या होगी? विलेयता घटेगी।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं। आगे अगर हम देखें, आखिरी जो पॉइंट है, मैंने बताया था कि ताप और दाब दोनों चीज़ों पे विलेयता निर्भर करती है। वो एक जनरल कथन था, हमारा स्टेटमेंट था। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सदा ताप और दाब दोनों पे निर्भर करेगी। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, दाब का प्रभाव, देखो द्रव और यहाँ हम क्या ले रहे हैं, ठोस हम ले रहे हैं। द्रव और ठोस जो दोनों ही होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, असंपीड़नीय होते हैं। असंपीड़नीय हैं, इनकम्प्रेसिबल हैं, इन पे ताप का तो परिवर्तन होगा, लेकिन दाब का कोई भी मीन्स प्रेशर का कोई भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। मतलब इस केस में प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है। प्रेशर चाहे हम कितना भी बढ़ा दें, कितना भी घटा दें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसको चेंज करने पे, क्या क्या अवस्थाएं हैं जिनको चेंज करने पे विलेयता परिवर्तित हो जाएगी। अगला जो केस है वो अगला जो मीन्स, इसमें आप लिख सकते हो, चूंकि द्रव एवं ठोस, क्योंकि द्रव एवं ठोस अत्यधिक असंपीड़नीय होते हैं, अत्यधिक असंपीड़नीय होते हैं, ब्रैकेट असंपीड़नीय के बाद ब्रैकेट में लिख लेना इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल मतलब उसको हम दबा, जैसे ये है डस्टर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये दब गया ये। लेकिन इधर अगर हम लेते हैं तो ये क्या हुआ, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो ज़्यादातर ठोस और द्रव जो होते हैं उसको हम दबा नहीं सकते, मतलब पूरा उसको दबाएं तो वो दबेगा नहीं, उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ठोस और द्रव असंपीड़नीय होते हैं, इसलिए द्रव में ठोस के विलयन पर दाब का कोई, इसलिए द्रव में ठोस के विलयन पर, द्रव में ठोस के विलयन पर दाब का कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं होगा। अगला केस हम देखते हैं, नेक्स्ट केस है गैसों में द्रव की, गैसों की द्रव में विलेयता, क्योंकि द्रव में गैस को हम मिला रहे हैं, गैस को द्रव में नहीं मिला रहे, गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की द्रव में अगर हम विलेयता देखते हैं तो किस तरह का उस पर क्या क्या इफेक्ट होगा उसको हम यहाँ देखने वाले हैं।